मैं आपके सामने आपकी हिंदी की शिक्षिका पारुल और आप सब हैं इस वक्त लेट्स प्ले विद हिंदी मेरे चैनल पर। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम व्याकरण का टॉपिक जो कि इस वक्त आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य भेद रचना के आधार पर। देखिए, वाक्य के भेद जो है वो एक है अर्थ के आधार पर और दूसरे हैं रचना के आधार पर। तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं पारुल उपाध्याय आपकी हिंदी की शिक्षिका आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज वाक्य भेद रचना के आधार पर। तो पदों का व्यवस्थित समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि कई बार आपको शब्द और पद में अंतर आता है और आपको पता होना चाहिए कि शब्द जब स्वतंत्र होता है वर्णों का सार्थक समूह तो उसे शब्द कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वो शब्द न कहलाकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वो वाक्य कहलाता है। जैसे फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। फादर बुल के जो थे वो अपने संकल्प से क्या थे? सन्यासी थे। अगला है छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। उससे अगला है नेताजी सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 3 वाक्य हैं जिनको मैं वाक्य कह रही हूँ। अगर ये क्योंकि इसमें जितने भी शब्द हैं वो एक क्रम में हैं और एक पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है तो ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है कि किसी छात्र के विषय में बताया जा रहा है जो कि पुस्तक पढ़ रहा है। नेताजी सुंदर लग रहे हैं, नेताजी के विषय में बताया जा रहा है कि वो देखने में कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं, उनका व्यक्तित्व सुंदर है। तो ये जो वाक्य हैं इसमें शब्द इस तरह से एक क्रम में लगे हुए हैं कि वो ये बता रहे हैं कि वो कैसे हैं, एक अच्छे क्रम में है और पूर्ण तरह से अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वाक्य कहलाते हैं। अब इसी में से एक वाक्य को लेकर मैं उसको उल्टा पुल्टा कर देती हूँ। जैसे कि छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा पुस्तक है छात्र, तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं वाक्य कहेंगे? क्योंकि ये एक व्यवस्थित क्रम में नहीं है और ये एक सही अर्थ को नहीं बता रहा। अर्थ हमें समझ आ रहा है इससे कि यहाँ पर छात्रों के पुस्तक पढ़ने के विषय में बताया जा रहा है, लेकिन वो एक क्रम में नहीं है, गलत तरीके से लिखा गया है, इसलिए उसे वाक्य नहीं कहेंगे। तो हमेशा याद रखिए वाक्य में वर्ण शब्दों का जो क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए, शब्दों का समूह जो होना चाहिए वो व्यवस्थित होना चाहिए और अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करते हों। तो ऐसे ही शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब वाक्य के अंग, वाक्य के अंगों की बात करें। वाक्य में जितने भी शब्दों को आपने पढ़ा उनको डिवाइड किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया। कैसे कैटेगराइज किया गया है? उद्देश्य और विधेय में। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य के 2 अंग हैं। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? बहुत सारे वाक्य आप पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे इसमें पद नजर आ रहे हैं, पदों का एक समूह नजर आ रहा है। कैसा समूह नजर आ रहा है? व्यवस्थित समूह नजर आ रहा है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें मैं बात करूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि वाक्य के अंग क्या है, तो वाक्य के हर वाक्य में 2 अंग होते हैं। एक हो गया उद्देश्य, एक हो गया विधेय। अब किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा है, जिसके विषय में बात की जा रही है, वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। क्योंकि उस वही हमारा उद्देश्य, उस उद्देश्य को पकड़कर हम चल रहे हैं कि ये हमारा उद्देश्य है, इसके विषय में हमें बताना है। हमारा इस वाक्य का कार्य क्या है? इस के विषय में बताना है। तो जिसके विषय में बताया जा रहा है किसी वाक्य में वो क्या कहलाएगा? हमारा उद्देश्य कहलाएगा। और अगर विधेय की बात करें तो उद्देश्य को छोड़कर जो भी बातें उद्देश्य के विषय में बताई जाती हैं वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो क्या है? वो विधेय है। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर से वो वाक्य रिपीट हो रहा है। तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं में उद्देश्य क्या है? हम यहाँ पर किसके विषय में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लड़के क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। और लड़कों के बारे में या लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लड़के उद्देश्य और उसके विषय में जितना भी कहा गया है वो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेल रहे हैं क्या है? विधेय है। अब बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। देखिए, वाक्य के भेदों का जो आधार है वो एक है अर्थ के आधार पर,
जिसको आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसको आप बोर्ड के लिए तैयार करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेदों का आज हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको समझ आएगा, आप इसके अंतर को समझते जाएंगे धीरे धीरे, और प्रश्नों का हल बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सबसे पहला जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद है वो है सरल वाक्य। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अब इनके नामों को देखते हैं। पहला नाम है सरल वाक्य। तो जैसा कि इनके नाम से ही लगता है, बिल्कुल ही सरल है, सामान्य सी बात है। वाक्य हैं, सबके आगे, सरल के आगे भी वाक्य लगा है, संयुक्त के भी आगे वाक्य लगा है, और मिश्र के आगे भी वाक्य लगा है। तो उसमें उद्देश्य और विधेय अवश्य होंगे। ठीक है, तो पहली सामान्य सी बात तो ये हो गई। दूसरा है कि सरल वाक्य क्या होंगे। सरल वाक्य बिल्कुल ऐसे वाक्य जिनके विषय में हम विधेय और उद्देश्य को समझ पाए, आसानी से समझ पाए, जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ ना हो, बिल्कुल ही आसान हो, उनको हम सरल वाक्य कहेंगे। तो सरल वाक्य किस तरह के होंगे, मिश्र वाक्य किस तरह के होंगे। संयुक्त वाक्य पे आ जाइए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब जुड़ना। संयुक्त अर्थ से ही समझ आ रहा है जुड़ना। जैसे सरल शब्द से समझ आ रहा है कि बहुत ही आसान, वैसे संयुक्त से लग रहा है जुड़ना। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं वाक्यों में कुछ ऐसा होगा जिसमें कुछ जुड़ रहा होगा या वाक्य जुड़ रहे होंगे। ठीक है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में मिश्र होना, मिश्र बहुत सारी चीज़ों का आपस में मिल जाना, क्या कहलाएगा, मिश्र। बहुत सारी चीज़ों का आपस में मिल जाना, वो मिश्र कहलाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के वाक्य होंगे जो शायद आपस में किसी तरह से मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य। अब इनको अच्छे से समझते हैं। वाक्य के भेदों से पढ़ने से पूर्व हमें उपवाक्य को समझना होगा। देखिए, जब हम सरल से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पर जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उपवाक्य क्या है, क्योंकि ये भी एक ऐसी टर्म है जो हमें आगे दिखाई देगी। उपवाक्य किसे कहते हैं। देखिए, वाक्य, सबसे पहली बात है वाक्य है, वाक्य लिखा है यानी कि इसका कोई अर्थ होगा, इसमें शब्दों का समूह होगा। तो उपवाक्य जो है वाक्य से संबंधित है। क्या है, उपवाक्य वाक्य का ही अंश होता है। जब हम अंश की बात करते हैं तो अंश का अर्थ होता है टुकड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वाक्य का टुकड़ा है जिसे उपवाक्य कहेंगे। लेकिन खास बात यह, वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का अंश होते हुए भी इसमें उद्देश्य भी है और इसमें विधेय भी है। आगे बढ़ते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य हो, जिसमें विधेय हो, वो क्या कहलाएगा, उपवाक्य कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि यहाँ पर वाक्य है, वाक्य है तो शब्द होंगे, शब्द हैं उसका समूह भी होगा। तो उसी प्रकार से ये वाक्य का अंश है, यानी कि वाक्य की सारी चीजें होंगी। तो पदों का समूह भी है, उसका अर्थ भी है, क्योंकि वाक्य लगा है तो उसका अर्थ होना जरूरी है, तो उसका अपना एक अर्थ भी है। लेकिन वो पूरा वाक्य ना होकर वाक्य का भाग है। असली जो इसमें मुख्य चीज है वो ये है कि इसमें उद्देश्य भी है और इसमें विधेय भी है। तो ऐसा वाक्य का अंश जिसका अपना एक अर्थ हो, जिसमें पदों, शब्दों का समूह कहेंगे, क्योंकि अभी शब्दों का समूह ही कहलाएगा। जब वो शब्दों का समूह एक व्यवस्थित क्रम में लगकर वाक्य बनेगा तभी हम उसे पद कहेंगे, तभी उसे पद का नाम देंगे। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का एक भाग हो, जिसमें उद्देश्य भी हो, जिसमें विधेय भी हो, ये सारी चीजें हो, तो वो क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। जो वाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे। अब वाक्य और उपवाक्य, जब हम उपवाक्य की बात कर रहे थे कि सारी चीजें वाक्य जैसी हैं, लेकिन वो वाक्य पूरा ना होकर कैसा है, अंश है, भाग है। तो जो वाक्य वाक्य से अलग होकर भी अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। जो वाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ ना दे उसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, तो पहले वाली स्लाइड एक बार देख लेते हैं। पहले वाली स्लाइड है उपवाक्य। मैंने बता दिया आपको उपवाक्य किसे कहेंगे। अब उपवाक्य में यहाँ पर दो तरह के उपवाक्य दिए हुए हैं, एक है प्रधान उपवाक्य और एक है आश्रित उपवाक्य। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगी जो आपको मिश्र वाक्य के बाद मैं समझाऊंगी कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रधान वाक्य और कौन सा आश्रित उपवाक्य। तो चलिए अब वापस वहीं पर आते हैं कि वाक्य हमें पता है, वाक्य का अंश जो है
वाक्य का टुकड़ा जो है वो उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य भी हम समझ चुके हैं कि किसे कहते हैं। अब उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य किसे कहेंगे? देखिए, जब वाक्य से अलग हो गया जो उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य से अलग हो गया, उसके बिना भी वो, उस वाक्य के बिना भी वो अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। अलग होकर किसी वाक्य में कोई वाक्य बना, उसमें से हमने उपवाक्य को अलग कर दिया, उस वाक्य के अंश को अलग कर दिया, अलग होने पर भी वो अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रधान उपवाक्य। इसके ठीक विपरीत, किसी वाक्य से हमने एक उपवाक्य को अलग कर दिया, या प्रधान उपवाक्य से दो उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बना रहे थे। एक वाक्य बना था प्रधान उपवाक्य और एक अन्य उपवाक्य से, उसे क्या कहेंगे मैं आगे बताती हूँ। तो उसमें से हमने प्रधान उपवाक्य अलग कर दिया, उसने उसके बावजूद भी वाक्य से हटकर भी अपना पूरा अर्थ प्रकट करा। परंतु जब हमने जो दूसरा उपवाक्य था उसको अलग किया, जो प्रधान उपवाक्य से दूसरा उपवाक्य था जो प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़ा हुआ था, जब हमने उसको अलग कर दिया, तो अलग होने के बाद उसने अर्थ तो दिया लेकिन पूरा अर्थ नहीं दिया, तो उसे क्या कहेंगे? आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य भी दो तरह के हो गए आपके, प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। और बिल्कुल आसानी से समझने वाला है, अब उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी कि जो वाक्य वाक्य से अलग होकर अपना अर्थ पूरा प्रकट कर दे, अच्छे प्रकार से प्रकट कर दे, वो प्रधान उपवाक्य, और जो पूर्ण रूप में अपना अर्थ प्रकट ना करे उसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे। यहाँ पर एक वाक्य दिया है जो कि उपवाक्य से बना हुआ है। यदि बस आ जाए, एक उपवाक्य है तो मैं चल पड़ूं, दूसरा उपवाक्य है। तो इन दोनों उपवाक्य ने मिलकर एक वाक्य बनाया, जिससे ये पता चल रहा है कि जो भी व्यक्ति वो ये कह रहा है कि अगर बस आ जाएगी तो मैं चल पड़ूंगा, उसका कहने का अर्थ यही है कि यदि बस आ जाएगी तो मैं चल पड़ूंगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम मुझे ये पहचानना है कि कौन सा उपवाक्य जो है, एक उपवाक्य है यदि बस आ जाए, ये कौन सा उपवाक्य है? ये प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है? और दूसरा है तो मैं चल पड़ूं, तो वो जो तो मैं चल पड़ूं जिसे वो बोल रहा है, वो कौन सा उपवाक्य है? आश्रित है या प्रधान है? तो यहाँ तो मैं चल पड़ूं प्रधान उपवाक्य है, और यदि बस आ जाए आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अब कैसे है? अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, अब मुझे ट्रिक बतानी है जो मैं आगे मिश्र वाक्य में भी प्रयोग करूंगी। कैसे हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित है? ठीक है, तो मैं चल पड़ूं प्रधान है और बस आ जाए आश्रित है। तो बस आ जाए, इससे हमें समझ नहीं आ रहा पूरा कि बस आ जाए तो क्या। ठीक है, यदि बस आ जाए तो क्या? तो मैं चल पड़ूं, हाँ मैं चल, यहाँ पे चल पड़ने की बात हो रही है, तो पहली चीज तो ये है कि पूरा अर्थ समझ आ रहा है तो मैं चल पड़ूं से, कि भाई यहाँ चल पड़ने की बात हो रही है, तो वो प्रधान उपवाक्य है। लेकिन यदि बस आ जाए तो ये तो अधूरा सा लग रहा है, बात तो खत्म नहीं हो रही इसमें, तो ये आश्रित उपवाक्य। पहला तरीका तो ये है जो शुद्ध तरीका है। अब एक ट्रिक, मैं इस वाक्य को क्या करूंगी? सरल वाक्य में बदलूंगी। सरल वाक्य में बदलती हूँ, ये वाक्य परिवर्तन भी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। अभी मैं सरल वाक्य में बदल के आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य जो उपवाक्य जो था वो प्रधान उपवाक्य था और कौन सा वाक्य आश्रित उपवाक्य। फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूं, बस के आ जाने पर मैं चल पड़ूंगा। साधारण, अगर मैंने इसको वाक्य को साधारण से रूप में एक ही वाक्य में बदल दिया, अभी तो ये दो वाक्य हैं, मैंने इसको एक ही वाक्य में बदल दिया, बस आ जाने पर मैं चल पड़ूंगा, तो देखिए कौन सी उपवाक्य की क्रिया बदली? बस आ जाने, बस आ जाए, इसको मैंने बस आ जाने कर दिया। और जो दूसरा उपवाक्य था तो मैं चल पड़ूं, इसका मैंने कोई भी क्रिया में परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि परिवर्तन हो ही नहीं पाएगा। अगर हम इसको एक वाक्य में, एक सरल वाक्य में बदलेंगे तो इसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो दोनों की क्रिया में से किस उपवाक्य की क्रिया चेंज हुई? यदि बस आ जाए, तो जिसकी सरल वाक्य बनाने पर या जिस दो उपवाक्य से जो वाक्य बना है उसका एक साधारण वाक्य बनाने पर जिस उपवाक्य की क्रिया चेंज हो जाए वो तो आश्रित होगा। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, भाई उसको तो जरूरत थी प्रधान उपवाक्य की। आश्रित मतलब डिपेंडेंट और प्रधान मतलब इंडिपेंडेंट, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिस भी उपवाक्य की क्रिया बदल जाए वो आश्रित उपवाक्य, और जिसकी क्रिया सरल वाक्य बनाने पर भी ना बदले वो प्रधान उपवाक्य। तो यदि बस आ जाए आश्रित उपवाक्य है, तो मैं चल पड़ूं प्रधान उपवाक्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद।
रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जैसे मैंने बताया था, सरल वाक्य, सरल मतलब आसान, इजी, बिल्कुल ही सामान्य सा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और केवल एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में बात हो रही है, और विधेय कैसे कहते हैं, जिसके विषय में बात हो रही है उसके विषय में क्या बात हो रही है वो विधेय कहलाता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। जैसे वर्षा हो रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वर्षा के बारे में क्या बात हो रही है कि वो हो रही है, तो वर्षा उद्देश्य है और विधेय हो रही है, तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, सारा आसानी सी बात, कोई इसमें कुछ लाग लपेट नहीं, तो ये सरल वाक्य हुआ। माँ ने खाना बनाया, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, माँ की, तो माँ है उद्देश्य, उसके बारे में क्या बात हो रही है कि उसने खाना बनाया, तो ने खाना बनाया जो है वो विधेय है। पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई, यहाँ पर बात वर्षा की भी हो रही है लेकिन मुख्य बात जो हो रही है वो पिताजी के विषय में हो रही है कि पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई, तो किसके विषय में बात हो रही है, पिताजी के, तो पिताजी क्या है, उद्देश्य है, और उनके घर आते ही वर्षा रुक गई तो के घर आते ही विधेय होगा क्योंकि ये बात पिताजी के विषय में कही जा रही है। तो सरल वाक्य कौन से होंगे, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। अगर 2-3 बार आप रिपीट करेंगे मेरी तरह पढ़ते हुए तो आपको भी याद हो जाएगा और समझ भी आएगा। संयुक्त वाक्य की बात करेंगे। संयुक्त वाक्य में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त का मतलब है जुड़ना। ठीक है, तो जुड़ेंगे कैसे, व्याकरण में आप जानते हैं किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, समुच्चय बोधक का। समुच्चय बोधक क्या है, आपने पढ़ा होगा, अविकारी है, योजक है, योजक मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, तो जो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, याद रखिए संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वो किसी ना किसी समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक मतलब योजक, जोड़ने वाला। ठीक है, कौन से होते हैं समुच्चय बोधक भाई, और होता है, और हो गया, इसलिए हो गया, तथा हो गया, ये सब जोड़ने वाले हैं, समुच्चय बोधक हैं, योजक हैं, जोड़ रहे हैं। और किसको जोड़ रहे हैं, दो सरल वाक्यों को। सरल वाक्य मैंने पीछे बताया था, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो यहाँ पर पढ़ते हैं पहला उदाहरण। मोहन ने पत्र लिखा, एक सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। दूसरा, और श्याम ने चित्र बनाया, तो और को तो अभी हम हटा देते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, मोहन ने पत्र लिखा और श्याम ने चित्र बनाया, दोनों बातें अलग हैं, दोनों सरल वाक्य हैं, दोनों में एक उद्देश्य है, दोनों में एक ही विधेय है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया गया। संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया है, संयुक्त मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा किससे, और से, और क्या है, योजक, योजक मतलब जोड़ने वाला। तो जब किसी दो सरल वाक्य, दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक द्वारा किसी समुच्चय बोधक, योजक और समुच्चय बोधक एक ही बात होती है, से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर मोहन ने पत्र लिखा और श्याम ने चित्र बनाया, संयुक्त वाक्य है, और जो है इनका समुच्चय बोधक है, योजक है, जोड़ने वाला है, और अब ये योजक से दो सरल वाक्य जुड़ गए हैं, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण, भागता हुआ आदमी पेड़ से टकराया और गिर गया। तो देखिए इसमें भी दो सरल वाक्य हैं, एक छोटा सा है और एक अच्छा समझदार बड़ा सा है। भागता हुआ आदमी पेड़ से टकराया, ये एक सरल वाक्य है। गिर गया, ये भी एक सरल वाक्य है। ठीक है, दोनों को जोड़ा किससे, और से, किससे जोड़ा, और से, और क्या है, योजक है। तो जैसे ही दो सरल वाक्य है, दो से अधिक सरल वाक्य किससे जुड़े, एक योजक से जुड़े, तुरंत ही वो क्या कहलाया, जुड़ते ही संयुक्त वाक्य। भागता हुआ आदमी पेड़ से टकराया और गिर गया। अगला हम उदाहरण लेते हैं, भीड़ बेकाबू हुई तथा पुलिस ने डंडा चलाया। ठीक है, भीड़ के बेकाबू होते ही पुलिस ने क्या किया, डंडा चलाया, लेकिन ऐसे वाक्य नहीं बना है, भीड़ के जैसे ही भीड़ बेकाबू हुई वैसे ही पुलिस ने डंडा चलाया, नहीं, वाक्य ऐसे नहीं बना। ऐसा बनेगा होगा तो मैं आगे पहुंच जाऊंगी, आगे आपको पढ़ाऊंगी। वाक्य कैसे बना है, भीड़ बेकाबू हुई तथा पुलिस ने डंडा चलाया। भीड़ बेकाबू हुई एक सरल वाक्य, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। पुलिस ने डंडा चलाया, वो भी एक सरल वाक्य क्योंकि उसमें एक उद्देश्य है पुलिस, और ने डंडा चलाया विधेय है। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने किससे, एक योजक से जो कि है तथा, तो एक कैसा वाक्य बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। तो संयुक्त वाक्यों की एक ही पहचान, सबसे सरल ट्रिक, सरल वाक्य होते हैं दो या दो से अधिक और योजक से जुड़े रहते हैं। योजक आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जितने भी योजक आपने पढ़े, इसलिए भी हो सकता है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से देती हूँ, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा, तो इसलिए जो है यहाँ पर योजक है। ठीक है, और दो सरल वाक्य हैं, उसने परिश्रम नहीं किया, परीक्षा में असफल रहा। ठीक, तो इस तरह से योजकों से जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। आगे चलते हैं।
मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य मैंने जैसे आपको नाम से बताया था, मिश्र का मतलब होता है मिक्स होना, मिलना। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, मैं आपको अभी बता चुकी हूँ क्या है प्रधान उपवाक्य, तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहली पहचान क्या है मिश्र वाक्य की, कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक, सिर्फ एक, और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य किसे कहेंगे, जिसमें प्रधान उपवाक्य भी होगा और जिसमें आश्रित उपवाक्य भी होगा। एक तो होगा प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित हुआ। जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजे को खुला पाया। अब मिश्र जो वाक्य होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि उसमें दो, जो एक उपवाक्य हो गया, एक प्रधान उपवाक्य हो गया और एक आश्रित उपवाक्य हो गया, वो जैसे, वैसे, तभी, इस तरह के शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है, मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। देखिए, मोर एक ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें नृत्य सभी देखना चाहते हैं, प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, या मोर एक ऐसा पक्षी है उसमें प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, इसका पता कैसे चलेगा। मोर जैसे पक्षी का नृत्य सभी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो नृत्य सभी देखना चाहते हैं वो क्या है, प्रधान उपवाक्य, और मोर एक ऐसा पक्षी है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक, जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित कर दिया गया। जैसे और वैसे, मिश्र वाक्य में ये चीज देखी जाती है, जैसे, वैसे, ऐसे, तैसे, ठीक, जो, सो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित कर दिया गया। उसमें एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा, देखिए, प्रसाद वितरित कर दिया गया, प्रसाद वितरित कर दिया गया प्रधान उपवाक्य होगा, क्योंकि अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। कथा समाप्त हुई, फिर क्या हुआ, कथा समाप्त हुई, ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि अपने आप में बहुत कुछ पता तो लग रहा है, लेकिन क्या है, पूर्ण अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा हमें। तो जैसे ही कथा प्राप्त समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित कर दिया गया। इसको अगर और अच्छे से पक्का करना है तो इसको सरल वाक्य बना लीजिए, कथा समाप्त होते ही प्रसाद वितरित कर दिया गया। तो क्रिया किसकी बदली, पहले वाले उपवाक्य की, कथा समाप्त हुई का क्या कर दिया गया, कथा समाप्त होते ही, और प्रसाद वितरित कर दिया गया, किया गया, ये सेम ही है। तो कौन सी आश्रित हो गई, जिसकी क्रिया बदली, यानी कि कथा समाप्त हुई आश्रित है और प्रसाद वितरित कर दिया गया प्रधान उपवाक्य। अगला, जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजे को खुला पाया। क्या है भाई, ये दो वाक्य दिए हुए हैं, उसने दरवाजे को खुला पाया, पूर्ण अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है मतलब प्रधान उपवाक्य। जब वो घर पहुंचा, जब वो घर पहुंचा मतलब वो घर पहुंचा, क्या हुआ फिर, कैसे हुआ, ये आश्रित उपवाक्य, क्योंकि पूर्ण अर्थ तो नहीं दे रहा। और जब और तो जो है वो मिश्र वाक्य की पहचान हो गई कि ऐसे शब्दों से ही मिश्र वाक्य बनते हैं। अब इसको और पक्का करती हूँ, मुझे पता तो चल गया कि कौन सा आश्रित उपवाक्य और कौन सा प्रधान उपवाक्य, लेकिन अब मुझे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए मैं इसे सरल रूप में बदलूंगी। उसके घर पहुंचते ही उसने दरवाजे को खुला पाया। तो देखिए, घर पहुंचा और घर पहुंचते ही क्रिया में बदलाव आया, और दरवाजे को खुला पाया क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा मिश्र वाक्य में कौन सा प्रधान वाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य आपके सामने है। तो ये एक ट्रिक है, ये एक चीज है जिसको आप समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं, और इजीली मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। अब वाक्य परिवर्तन देखिए, अगली क्लास में जब आप इस कक्षा में समझ जाएं सारी चीजें, उसके बाद ही वाक्य परिवर्तन, सरल को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, सरल को मिश्र में, संयुक्त को सरल में, इनको कैसे बदला जाता है ये मैं अगली कक्षा में सिखाऊंगी। ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी डाउट हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसको मैं पढ़ूंगी और उसका जवाब ज़रूर दूंगी, और उसी हिसाब से कोशिश करूंगी कि वीडियोज़ बनाऊँ। दूसरी चीज़, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं बोर्ड की तैयारी करा रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि चैनल पे नया वीडियो आ चुका, और इससे मुझे भी उत्साह मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं और मुझे नए नए वीडियो बनाने। और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। तो जितनी जल्दी, जैसे जैसे आप देखेंगे, कमेंट्स में अपने सुझाव देंगे, उतनी तेज़ी से ही मेरे वीडियो बनते जाएंगे। तो आज की क्लास इतना ही, अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए, उसमें आपका वाक्य परिवर्तन होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।